हाय फ्रेंड्स, JIB इन शॉर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि चैनल का नाम है इन शॉर्ट, तो मेरा जनरली ऑब्जर्वेशन है कि JIB में अगर हम प्रिपरेशन ना करें तो बिना प्रिपरेशन के हम आराम से 35 मार्क्स तो ले आते हैं और इवन कितनी बार मोर देन 35 मार्क्स भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ 10 या 15 मार्क्स से हम फेल होते हैं। तो इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि जो 10-15 मार्क्स आपके कम पड़ रहे हैं वो 10-15 मार्क्स अगर यहाँ से आपको मिल जाए तो आप JIB आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो हमें बहुत डीप में किसी भी चीज़ को स्टडी नहीं करना है। हमको JIB में स्कॉलर भी नहीं बनना है, 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाना है, 100 में से 90 भी नहीं लाना है। हमें सिर्फ 50-60 मार्क्स आ जाए तो हमारे प्रमोशन के लिए और इंक्रीमेंट के लिए इतने मार्क्स इनफ है। दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल JIB इन शॉर्ट। आज का टॉपिक हमारा डेप्रिशिएशन है। डेप्रिशिएशन इजी टॉपिक भी है और JIB में इसमें से काफ़ी कुछ आपको आता भी है। करीबन 6 से 8 मार्क का, या तो 8 मार्क का मान के चलिए कि 6 से 8 मार्क का आपको JIB में पेपर 2 में डेप्रिशिएशन से न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं। तो चलिए देखते डेप्रिशिएशन क्या है। डेप्रिशिएशन बहुत ही ईजी है, जस्ट आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मैं हूँ और सपोज़ मुझे एक कार लेनी है। अब कार का वैल्यू है 2 लाख रुपया। लॉकडाउन की वजह से हमारे बजट पर भी इफ़ेक्ट हुआ है, इस वजह से हम सस्ती वाली कार लेंगे। सपोज़ मैंने 2 लाख की एक कार ले ली है। अब क्या हो रहा है कि सपोज़ ये कार में 5 ईयर तक मैं उसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब कभी ना कभी जब मैं इसको 5 साल के बाद बेचूँगा तो मुझे 2 लाख रुपये तो नहीं मिलेंगे, बट आफ्टर 5 ईयर्स सपोज़ इस गाड़ी का मुझे मिलता है 20,000 रुपीज़, ओनली 20,000 रुपीज़। तो 2 लाख से सीधा 5 साल के बाद इसका जो वैल्यू हो गया 20,000 रुपीज़, तो कितना गायब हो गया? 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपीज़ यहाँ से गायब हो गया। तो ये जो वैल्यू है 1,80,000 वो है उसका डेप्रिशिएशन वैल्यू। साथ में ये जो 20,000 में हमने कार बेची है उसको हम बोलते हैं उसका स्क्रैप वैल्यू। जो हम भंगार में चीज़ें बेचते हैं ना, कचरे में, ये उसका स्क्रैप वैल्यू है। कितनी बार उसको रेसिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको स्क्रैप वैल्यू दिया जाए या रेसिडुअल वैल्यू दिया जाए तो समझना कि हमने जिस वैल्यू में कार को बेचा है वो उसका रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू है। और एक चीज़ समझ जाते हैं और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ आपने बाइक लिया हुआ है और बाइक का वैल्यू है 80,000, ठीक है। अब आपने 1 महीना इस बाइक को चलाया। अब 1 महीना चलाया, 6 महीना चलाया, 6 महीने के बाद आपका मन भर चुका है इस बाइक से और आपको लगता है कि मुझे एक नई बाइक लेनी है और इसको बेचना है। तो आफ्टर 6 मंथ क्या होगा? आफ्टर 6 मंथ क्या हो जाएगा? तो आफ्टर 6 मंथ आपको इस बाइक का 80,000 तो मिलने से रहा। आप किसी को भी बेचोगे उसको आप 80,000 में तो नहीं बेचोगे, या कोई आपसे 80,000 में तो नहीं लेगा। इसका मतलब यहाँ पर जब आप इस बाइक को बेचोगे तो उसका सपोज़ 6 मंथ के बाद 60,000 रुपीज़ मिला है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो 20,000 की कमी आई है, वो जो 20,000 रुपया है वो है उसका डेप्रिशिएशन, ठीक है। और आपने जिस कीमत पर इसको बेचा है वो उसका है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, या तो रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। अब एक बात समझिए कि जो डेप्रिशिएशन है, यहाँ तो हमको डायरेक्टली पता चल गया कि 20,000 हुआ है, लेकिन कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनरीज़ होती है और बहुत सी फिक्स्ड एसेट होती है जिनका डेप्रिशिएशन पता करना ज़रूरी है। डेप्रिशिएशन पता क्यों करना ज़रूरी है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सपोज़ कोई एक मशीनरी है, बहुत बड़ा मशीन है कंपनी के पास, ठीक है, और उस मशीन का वैल्यू है 20 लाख रुपीज़, ठीक है। अब सपोज़ ये मशीन, उसकी जो यूज़फुल लाइफ है, यूज़फुल लाइफ का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम वो चलेगी और उसके बाद वो चलना बंद कर देगी, या तो उसको चलाने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है।
तो सपोज़ उसका यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है। इसका मतलब ये हो गया कि इस कंपनी को 10 साल के बाद एक नया मशीन ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन तो ख़राब हो चुका होगा या तो काम करने लायक नहीं रहेगा। तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अगर कंपनी 10 साल में कुछ भी पैसा बचाती नहीं है तो अचानक से उसको 20 लाख का एक नया मशीन ख़रीदना पड़ेगा। बट अगर कंपनी इस मशीन जो 20 लाख का अभी लिया है उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल दे कि हर साल ये कितना % डेप्रिशिएट होगा, या तो मान के चले कि हर साल 2 लाख का डेप्रिसिएशन होता है, तो अब क्या करेगा कि हर साल 2 लाख का डेप्रिसिएशन होता है तो मशीन 10 साल चलने वाला है, तो टोटल 10 साल चलने के बाद उसका डेप्रिसिएशन 20 लाख का हो जाएगा, मतलब मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हर साल 2 लाख रुपया अलग कर लेगी। हर साल वो 2 लाख रुपया अलग कर लेगी और हर साल 2-2 लाख करते करते 10 साल में वो 20 लाख इकट्ठा कर लेगी, और वही इनकम से वो एक नई मशीनरीज आफ्टर 10 ईयर परचेज़ करेगी। जिससे क्या होगा, ये मशीन की वैल्यू 0 होते ही उसके पास एक नई अमाउंट आ जाएगी और उससे वो एक नई मशीन भी खरीद लेगा। तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। डैट मीन्स इससे फ़ायदा होता है कंपनी को डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई करने से। अब डेप्रिसिएशन मेथड एक नहीं है, काफ़ी है। टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन में देर आर बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मेनली हमको JIB में ये 4 टाइप्स पढ़ने हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा तो 1, 2, 3 जो लिखे हैं वही पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको ख़ास ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर 2 मेथड ऐसे जिसके डिफरेंट नेम्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में आप देखिए, एक इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, उसी को बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी को बोलते हैं फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, और उसी को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब एग्ज़ाम में अगर 4 में से किसी भी एक का आए तो आपको यही मेथड यूज़ करना है। नंबर 2 देखिए, उसके भी 3 नाम है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसको WDV भी बोलते हैं, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नंबर 3 है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, एंड नंबर 4 है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अब इसमें मैं 1 बाय 1 आपको मेथड्स बताऊंगा और सभी के न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करवाऊंगा और सभी के फार्मूलाज भी बताऊंगा। कीप वॉचिंग JIB इन शॉर्ट चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपके फ्रेंड्स को भी आप बताइए कि ऐसी कोई चैनल है जहां पर आपको कुछ सीखने मिल रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।